हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 235 है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो वीडियो का 141 नंबर से शुरू होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? जो राज्य है एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? ए है प्लेटो, बी है अरिस्टोटल, सी है लॉक, डी है न्यूटन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है? तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा, अरिस्टोटल, मतलब अरिस्टो ने जो कहा है कि राज्य एक परिवार का विस्तार है, तो अरिस्टोटल आपका आंसर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए, अरस्तु की अध्ययन पद्धति में विश्लेषणात्मक की विशेषता यह है कि अरस्तु राज्य को एक पूर्ण वस्तु मानते हुए उसे निर्माणकारी तत्वों जैसे ग्राम व परिवार तथा उसके बाद नागरिकों का अध्ययन करता है। वह परिवार को व्यक्तियों के स्वरूप का विस्तार कहता है, ग्राम को परिवार का स्वरूप का विस्तार और अंत में राज्य को परिवार का विस्तार कहा जाता है। तो ये था व्याख्या। आगे चलते हैं, आपका 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है हीगल, बी है लास्की, सी है सेबाइन, डी है ग्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का, 142 का? सी के साथ जाएगा। दोस्तों, ये कथन किसका है? तो सेबाइन का है। और ये देखिए, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिए चैनल को, और वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो आगे चलते हैं, व्याख्या देखिए। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। यह युक्ति सेबाइन द्वारा कही गई है। यह युक्ति जो है, यह कथन जो है सेबाइन महोदय द्वारा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। जैसे ई.एम. फोस्टर जो है, उनका मानना है कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। अरस्तु जो है सभी प्लेटोवादियों में महान है। एक किसका कथन है? तो यह है ई.एम. फोस्टर का, ये याद रखिएगा। अगला है सेबाइन, अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि राज्यों के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। यह किसका कथन है? तो ये सेबाइन का है। तो सेबाइन का आपको दो कथन मिल गए, दोनों को नोट कर चलिए। आगे देखते हैं, 144 नंबर है आपका। राज्य एक संसार है। राज्य क्या है? एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा युक्ति है या कथन है। तो राज्य एक संसार है जिसमें आत्मा अपने लिए बनाती है। तो एक कथन किसका है? ऑप्शन ए है एम.पी. फॉलेट का, बी है हीगल का, सी है प्लेटो का, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 144 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 144 का जो आंसर जाएगा वो आपका बी के साथ जाएगा, हीगल। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन जो है यह हीगल का कथन है। व्याख्या देख लीजिए। राज्य की आदर्शवादी व्याख्या हीगल, प्लेटो, एम.पी. फॉलेट, ग्रीन जैसे दार्शनिकों द्वारा की गई है। तो राज्य की आदर्शवादी जो व्याख्या की गई है उसमें व्याख्या करने में कौन कौन शामिल है? हीगल है, प्लेटो है, एम.पी. फॉलेट है और ग्रीन। इन चारों का नाम आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इनके अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। तो हीगल का कथन है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। इसी संदर्भ में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट
कौन सी पुस्तक है? तो न्यू स्टेट में एम.पी. फॉलेट ने लिखा है। तो एम.पी. फॉलेट की पुस्तक का क्या नाम है? तो न्यू स्टेट है, इसको याद रखिएगा, न्यू स्टेट आप याद रखिएगा। न्यू स्टेट किसकी पुस्तक है? तो एम.पी. फॉलेट की पुस्तक है, ये याद रखकर चलिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो इसको। और क्या कर रहे हैं फॉलेट महोदय? फॉलेट जो है, मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। मेरी आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? राज्य में है, ऐसा फॉलेट का मानना है। फॉलेट, एम.पी. फॉलेट। और इनके पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? न्यू स्टेट। आगे चलते हैं। हीगल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास के दर्शन, उनके जो हीगल का एक ग्रंथ है उसका है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, किसकी पुस्तक है? हीगल की है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हीगल ने अपनी जो प्रसिद्ध उनकी ग्रंथि है, पुस्तक है, उस दर्शन में उन्होंने क्या कहा है? इतिहास के दर्शन में लिखा है कि मनुष्य का सारा मूल्य और महत्व, उसकी समूची आध्यात्मिक सत्ता केवल राज्य में ही संभव है। तो किसमें संभव है? केवल राज्य में ही संभव है, ऐसा मानना है आपके हीगल महोदय का। तो हीगल के बारे में दोबारा सुन लीजिए, कथन अच्छा है कि हीगल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास के दर्शन, हिंदी में पूछेगा तो इतिहास के दर्शन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रहेगा इतिहास के दर्शन। और इसके बाद आपका अगर फिलॉसफी में पूछता है तो फिलॉसफी, इंग्लिश में तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा, इसको आप याद कर कर चलिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 145 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करेगा कहलाएगा। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करेगा वो क्या कहलाएगा? ये बताना है। ऑप्शन ए है समाजवादी राज्य कहलाएगा, पुलिस राज्य कहलाएगा, कल्याणकारी राज्य कहलाएगा, सर्वोदय राज्य कहलाएगा। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, 145 का सी, कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। तो कल्याणकारी राज्य की जो परिभाषा हुई वो क्या हो गई कि वह राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डेविड मार्श अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट, इनकी पुस्तक जो है डेविड मार्श की, ये वाली जो पुस्तक है उसको आप नोट कर चलिए, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि डेविड मार्श की जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है? तो द वेलफेयर स्टेट। द वेलफेयर स्टेट किसकी पुस्तक है? तो डेविड मार्श की है, इसको याद रखिएगा। और इसमें क्या कह रहे हैं? द वेलफेयर स्टेट में डेविस जो मार्श है वो क्या कह रहे हैं कि डेविस मार्श अपनी पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि ऐसा राज्य अपने नागरिकों को रोजगार, न्यूनतम आय, शिक्षा का अधिकार तथा कुछ हो जा रहा है आगे, अशक्त की स्थिति में संरक्षण का अधिकार और सामुदायिक जो है आश्रय प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये सब किस पुस्तक में डेविड मार्श ने लिखा है? तो अपने पुस्तक द वेलफेयर स्टेट में लिखा है। आगे चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है आपका। और देखिए 146 पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विचारकों में कौन सा एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता है? निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता है? नहीं करता है ये पूछा है। हाब्स, मिल, वेंथम, ग्रीन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों 146 का डी के साथ जाएगा। ग्रीन जो हैं वो समर्थन नहीं करते हैं, बाकी के ये तीनों जो हैं हाब्स, मिल और वेंथम ये समर्थन करते हैं। इनका व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था कौन मानता है? तो आपके आंसर हो जाएगा ग्रीन महोदय मानते हैं। जबकि वेंथम, मिल, हाब्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है। तो मानव निर्मित यंत्र कौन माना है? वेंथम हो गए, मिल हो गए और हाब्स हो गए, जो राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है, जिसका निर्माण व संरचना जो है संचालन मानव ने अपने कल्याण के लिए किया है। यहीं पे आप हाब्स ला रूसो भी देखते हैं तो वो भी ऐसा ही कहते हैं। आगे चलते हैं 147 का देखते हैं क्वेश्चन।
राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य जो है शिशु का, जो राज्य है वो विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है। यह युक्ति या यह कथन किससे संबंधित है? मैकाइबर से, ऑस्टिन से, हाब्स से, क्रैब्स से। तो 147 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए के साथ जाएगा, मैकाइबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैकाइबर से संबंधित है, ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। मैकाइबर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य है कानून का जनक एवं शिशु दोनों है। तो मैकाइबर ने किस पुस्तक में ये कहा है कि राज्य जो है कानून का जनक और शिशु दोनों है? एक किस पुस्तक में बोला है मैकाइबर ने? तो वो अपने पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बोला है। ऐसी बात याद रखिएगा। आगे है, यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उसके ऊपर है। यह कानून नागरिकों के आपसी संबंधों का तथा राज्य के साथ नागरिकों के संबंधों का नियमन करते हैं। इसके अलावा राज्य का संवैधानिक कानून राज्य के ऊपर है, जिसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता है। नोट में देख लीजिए कि कानून का अंग्रेजी समानार्थी शब्द लॉ है, जिसकी उत्पत्ति ट्यूटन जैसे जर्मन भाषा के लैग धातु से हुई है। आगे चलते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? आधुनिक राज्यों में स्थिति जो है समूह बनाम राज्य की होती जा रही है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, बार्कर का है, ब्राइस का, डूबर्ज का, थॉमस हेयर का। और ये आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है 148 का जो आंसर है फ्रेंड्स वो ए के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? ए, बार्कर आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बार्कर महोदय का है। इसको आप नोट कर कर चलिए। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वानों ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांतों को प्रमुखता प्रदान की थी। तो व्यक्ति बनाम राज्यों की जो है व्याख्या किसने की है? तो वो स्पेंसर ने दिया है। राज्यों की जो है आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ये किसने कहा है? तो ये कहे हैं आपके बार्कर महोदय। लेकिन यहीं पे अगर समूह के जगह व्यक्ति बनाम राज्य रहेगा तो ये कहे हैं स्पेंसर ने कहा है। तो इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा। यही थोड़ा सा इसमें चेंज है, मतलब अंतर है। तो फ्रेंड्स 149 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। भूमंडलीकरण का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? अंतर्राष्ट्रीयतावाद। बी है संप्रभु राज्यों का अंत। सी है क्षेत्रवाद। डी है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि भूमंडलीकरण का तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। और एक क्वेश्चन आप देखिए यूपीजीआईसी परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए। ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकी का पूरे संसार में वृद्धि, विकास व विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भूमंडलीकरण के माध्यम से वृद्धि हुई है। आगे देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा, यह कथन कांट का है, ये बताना है क्या ये सही है। बी है राज्यों की उच्चतर तार्किकता, वो सांको से संबंधित है क्या? राज्य समूहों
समुदायों का समुदाय है, एक ग्रीन ने कहा है क्या। और डी कह रहा है मनुष्यों का प्राकृतिक अधिकार है, ये किसने कहा है तो लाक ने कहा है। तो जो सही सुमेलित है वो आपका डी सही होता है, मनुष्यों का प्राकृतिक अधिकार है, ऐसा लाक महोदय का मानना है। इसका व्याख्या देख लीजिए। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य था तो उसको कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार थे। कौन कौन थे तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार थे। अतः प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो सबल हो अथवा निर्बल, उसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त था। तो इस बात को कौन कह रहा है तो ये लाक महोदय कह रहे हैं। आगे चलते हैं, 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, उसने 3 प्राकृतिक अधिकार बताया है, तो उसमें से एक कौन नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जीवन का अधिकार, बी है धर्म का अधिकार, सी है स्वतंत्रता का अधिकार, डी है संपत्ति का अधिकार। और देखिए क्वेश्चन है यूपीजीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो इसका आंसर अभी व्याख्या ऊपर देखे थे तो आंसर आपका बी हो जाएगा, धर्म का कोई अधिकार नहीं था। ऑप्शन बी आपका सही है, 151 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 152 नंबर, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था। लाक के अनुसार जब प्राकृतिक अवस्था था तो मनुष्यों को प्राप्त था केवल कौन सा केवल अधिकार प्राप्त था, राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। कौन से अधिकार प्राप्त थे, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। आगे देखिए 153 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है। राज्य का जो स्वरूप है मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है, लास्की का, मार्क्स का, मैकाइबर का, डुगवी का। तो आंसर जो हो जाएगा 153 का वो आंसर सी सही हो जाएगा, मैकाइबर का। ये किसका कथन है दोस्तों तो मैकाइबर का कथन है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ऐसा मैकाइबर मानते हैं। व्याख्या देख लीजिए। मैकाइबर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट, उनके पुस्तक का क्या नाम है मैकाइबर के, मॉडर्न स्टेट उनकी एक पुस्तक है, में बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है। इनके अनुसार राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक ऐसी संस्था है, ठीक है। यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं। राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं, जो राज्य में है एक निगम की सभी क्या है अनिवार्य विशेषताएं हैं। उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसके जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य है, जैसे निगम के अधिकार और कर्तव्य होते हैं उसी तरह राज्य के भी हैं, ऐसा मैकाइबर मान रहे हैं। ज्ञातवत है कि लास्की भी राज्य को सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देते हैं। आगे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है आपका 154। लास्की के अनुसार राज्य है, लास्की के अनुसार राज्य है समाज और संघ की अधिपति, बी है समाज का सेवक, सी है समाज के साथ समरूप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, समाज का सेवक। लास्की के अनुसार राज्य क्या है समाज का सेवक है। और ये देखिए डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या ऊपर आप देख चुके हैं। 155 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 155 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है लिकाक का, बी है मैकाइबर का, सी है जेंक्स का, डी है गैटल का। तो आंसर 155 का बी सही हो जाएगा, मैकाइबर का कथन है। तो रक्त समाज संबंध को जन्म देता है, जो रक्त है वो संबंध, जो रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन किसका है तो ये कथन आपका बी सही हो जाएगा, मैकाइबर का है। व्याख्या देख लीजिए आप। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति, जैसे
दैविक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं, न होकर क्रमिक विकास का फल मानते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का जो है सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है अचानक उत्पत्ति न होकर क्रमिक विकास का फल मानते हैं। ऐसा जो विकासवादी है वो कहते हैं कि जो राज्य का विकास हुआ है या उत्पत्ति हो एक विकास क्रम में हुआ है, न कि अचानक हुआ है, ऐसा उनका मानना है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंततः योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइबर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। सर हेनरी मेन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गणवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती है कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक जो बंधन है रक्त संबंध ही था। जो प्रारंभिक बंधन था वो कौन था? तो रक्त संबंध था, ये मानना है सर हेनरी मेन का। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।